पिछले एपिसोड में हमने जाना सीन एक। राजेश गुप्ता ने गुस्से में वाणी को साइड में धक्का दे दिया। वाणी का बैलेंस बिगड़ गया और उसका सिर जोर से टेबल से टकरा गया। यह देख नवीन जी के मुंह से चीख निकल गई, वाणी। उनके स्वर में चिंता और भय की गहरी भावना थी। सीन नंबर 2। शौर्य गुस्से से भरा हुआ राजेश गुप्ता के सामने खड़ा हो गया और जोर से बोला, तुम्हें पता है जिसे तुमने धक्का दिया है वो शौर्य ओबेरॉय की पत्नी है, वाणी ओबेरॉय। तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी जिंदगी को पल भर में बदल सकती है। सीन 3। शौर्य ने वाणी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, उठो जान, उठ जाओ प्लीज। मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मानो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझ गए तुम। उसकी आवाज में गहरी चिंता और दुआ की भावना के साथ वाणी को खोने का डर भी था। सीन 4। वहीं दूसरी ओर शौर्य वाणी को अपनी बाहों में संभालते हुए हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर वाणी का चेकअप कर रहे थे, जबकि शौर्य बाहर बेसब्री और चिंता के साथ इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में राजेश गुप्ता के लिए बेहद गुस्सा और आक्रोश था और वाणी की सुरक्षा की भावना। यह कहानी आपने पिछले एपिसोड में सुनी थी। अगर आप किसी कारणवश पिछला एपिसोड मिस कर गए हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं। अब आगे। शमशेर और शौर्य के बॉडीगार्ड्स ने इमरजेंसी वार्ड के इलाके को पूरी तरह से घेर रखा था ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति वहां ना पहुंच सके। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर शौर्य बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। हर पल उसकी निगाहें वार्ड के दरवाजे पर टिकी थी। अंदर डॉक्टर वाणी का इलाज कर रहे थे। शौर्य का चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था, मानो हर पल कीमती हो और उसका दिल डर रहा था कि किसी बुरी खबर के लिए। बॉडीगार्ड्स की अलर्टनेस और शौर्य की बेचैनी ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था, जिससे हर किसी का ध्यान उस ओर खींचा चला जा रहा था। आज सभी लोग शौर्य का ऐसा चेहरा देख शॉक थे। उन्होंने अपने बॉस को पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। जीवन में कई मुश्किलें आईं, लेकिन शौर्य ने कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोया। लेकिन आज उसकी बेचैनी और चिंता देखकर सब समझ सकते थे कि वाणी उसकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। उसकी आंखों में छिपी गहरी भावनाएं और दिल की बेचैनी ने स्पष्ट कर दिया कि वाणी शौर्य के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। शौर्य इस समय बेहद परेशान था। उसके मन में बार बार राजेश गुप्ता की करतूतें घूम रही थी, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने गुस्से में शमशेर की तरफ देखा और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। शौर्य की आवाज में गुस्से और प्रतिशोध की झलक थी। उसने शमशेर से सख्ती से कहा, राजेश गुप्ता को उसकी औकात दिखा दो। आज उसे एहसास हो जाना चाहिए कि उसने किसे नुकसान पहुंचाया है। उसकी चीखें सुननी है मुझे और उसके मौत के तांडव का पल देखना है। शौर्य ने शमशेर को कड़ी नजरों से देखते हुए जाने का इशारा किया और फिर खुद इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा रहा। उसके भीतर गुस्सा उबाल खा रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। इस वक्त उसके लिए बदले की आग से भी ज्यादा वाणी की सलामती मायने रखती थी। शमशेर अपने बॉस के इशारे का मतलब समझते हुए तेजी से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। शौर्य, जिसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही थी, तेजी से उनके पास गया और चिंतित स्वर में पूछा, डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर ने हिम्मत देने वाले लहजे में कहा, शांत हो जाइए मिस्टर ओबेरॉय। आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। सिर पर चोट आई है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन इस हादसे ने उन्हें शारीरिक से अधिक मानसिक रूप से हर्ट किया है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों तक स्ट्रेस फ्री रखें। अगर वे किसी बात पर आक्रामक हो जाती हैं तो उन्हें प्यार से संभालें, यह बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद डॉक्टर, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? उसके स्वर में चिंता और प्यार स्पष्ट झलक रहा था। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए भरोसा दिया, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। अभी उन्हें होश नहीं आया है, लेकिन कुछ ही देर में वे होश में आ जाएंगी। उनके शब्दों में विश्वास और सुकून झलक रहा था, जिससे शौर्य के दिल को थोड़ी और राहत मिली। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। शौर्य भी बिना किसी देरी के वाणी के रूम में जाता है। हॉस्पिटल के बेड पर वाणी बिल्कुल मुरझाई सी बेहोश पड़ी थी। उसका खिला हुआ चेहरा अभी मुरझाया हुआ था। उसके सिर पर सिर्फ एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी। वाणी को इस हालत में देख शौर्य का दिल पिघल गया।
वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसका हाथ थामकर नम आंखों से उसे निहारते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए भी मैं तुम्हें इस तकलीफ से नहीं बचा पाया, लेकिन ये वादा है मेरा, आज के बाद हर मुश्किल का सामना शौर्य ओबरॉय करेगा, तुम नहीं। इतना कहकर शौर्य ने वाणी के हाथ को अपने होठों से छू लिया। बेहोशी में भी वाणी को इस स्पर्श से एक अनकहा सुकून मिला। उसकी उंगलियां हल्के से हिलने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। वाणी को होश में आता देख शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत आगे बढ़कर वाणी को अपने सीने से लगा लेता है और भावुक होकर कहता है, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गया था। वाणी अब तक अपने पूरे सेंसेस में नहीं थी। उसे बस ये एहसास था कि शौर्य उसे सीने से लगाया हुआ है और कुछ कह रहा है, और दवाइयों के असर के कारण बस इतना ही बोल पाई, शौर्य। शौर्य अपना नाम वाणी के मुंह से सुन उसे अलग कर उसका चेहरा थाम प्यार से कहता है, हाँ बोलो जान। शौर्य अभी कुछ और कह पाता उससे पहले ही वाणी फिर से बेहोश हो गई। यह देख शौर्य घबरा गया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वाणी का चेकअप करने के बाद शौर्य को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, वाणी बिल्कुल ठीक है, बस उसे आराम की जरूरत है। शौर्य डॉक्टर से पूछ वाणी को लेकर वापस होटल आ जाता है। वाणी अब तक सो रही थी। शौर्य वाणी को प्यार से सुलाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढकता है और उसके माथे को चूमता है। फिर वह एक नजर वाणी को जी भर कर देखता है और वहां से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। जाने से पहले वो होटल के एक लेडी स्टाफ को वाणी की देखभाल के लिए छोड़ देता है और कमरे के बाहर अपने बॉडीगार्ड्स तैनात कर देता है ताकि वाणी की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। शौर्य ने होटल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठते ही एक गहरी सांस ली। वाणी को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं था, लेकिन उसे एहसास था कि कुछ महत्वपूर्ण काम अभी भी अधूरे थे जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी था। उसके वाणी से दूर जाने पर शौर्य के दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी और फिर उसकी कार की रफ्तार बढ़ गई। उसकी आंखों में वाणी के लिए गहरा प्यार और चिंता साफ झलक रही थी, जिससे उसका दिल बेताब हो उठा था। कुछ देर में शौर्य की कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुक जाती है और शौर्य और उसके बॉडीगार्ड स्टाइल में बाहर निकलते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। वहां का पुलिस चीफ शौर्य को देखकर पूरी रिस्पेक्ट से उसका स्वागत करता है और उसे अपने केबिन में चलने के लिए कहता है, लेकिन शौर्य ने केबिन की ओर जाने से मना करने का इशारा किया, जिससे पुलिस चीफ तुरंत उसके इशारे को समझते हुए उसे बड़े रिस्पेक्ट के साथ एक विशेष सेल की ओर ले जाता है जहां शौर्य की नजरें तनी हुई थीं। शौर्य की सीरियसनेस और सिचुएशन की सीरियसनेस हर किसी को स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। पुलिस स्टेशन की अंधेरी गहरी कोठरी में एक आदमी जो रस्सियों से बंधा और खून से सना हुआ पड़ा था, उसकी हालत बहुत ही खराब थी, मानो दर्द और यातना ने उसे अधमरा कर डाला हो। उसके शरीर पर मारे गए हर घाव की गहराई उसकी बेबसी और दुख को बयां कर रही थी। वो एक सांस भी चैन के नहीं ले पा रहा था। लगातार टॉर्चर से उसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। जब शौर्य के कदम उस जगह पर पड़े तो सभी अधिकारी एक तरफ साइड में हट गए। उनके चेहरों पर एक चिंता और डिस्कम्फर्ट की लकीरें साफ थी। शौर्य की आंखों में गहरी और उसकी सॉलिड पर्सनैलिटी ने वहां के एनवायरनमेंट को और भी सीरियस बना दिया। उसकी स्थिति ने उस जगह की चुप्पी को और भी गहरा कर दिया। जैसे ही उसने उस दर्दनाक दृश्य को देखा, पूरी स्थिति एक अभूतपूर्व तीव्रता और उत्तेजना में बदल गई। शौर्य की आंखों में जैसे पूरी दुनिया की आग जल रही थी। उसकी निगाहें उस आदमी पर गड़ी हुई थी, मानो वो अभी के अभी उसे खत्म कर देना चाहता है। उस आदमी का चेहरा भय और दर्द से विकृत हो चुका था। उसकी हालत मानो मौत से बदतर हो गई है। कौन था यह आदमी? जी हाँ, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि राजेश गुप्ता था। वाणी की छोटी सी चोट का बदला लेने के लिए शौर्य ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। शौर्य के गुस्से और प्रतिशोध से भरी हुई नजरें स्पष्ट रूप से बता रही थी, वाणी की चोट के लिए राजेश को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। शौर्य की आंखों में गहराई से फैली नफरत और गुस्से की लहरें साफ नजर आ रही थीं। वो राजेश गुप्ता को टॉर्चर करते हुए देख रहा था। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि अगर कुछ घंटे और इसी तरह का टॉर्चर चलता रहा तो शायद वो अपनी मौत से पहले ही मर जाएगा। शौर्य ने अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ एक इशारा किया। एक अधिकारी ने तुरंत राजेश गुप्ता का झुका हुआ सिर उठाया और उसे शौर्य के सामने खड़ा कर दिया। अब राजेश गुप्ता की पूरी देह और चेहरे की हर झलक में शौर्य के हॉरिफाइंग एंगर का सामना करने की बेबसी साफ नजर आ रही थी।
राजेश गुप्ता अपनी आधी खुली आंखों से शौर्य को देखता है और उसकी नजरों में कांपते हुए डर का साम्राज्य साफ झलकता है। उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि शौर्य द्वारा दी जा रही सजा की वजह उसकी ही की गई गलतियों का प्रतिफल है। लेकिन इतनी दर्दनाक स्थिति में होने के बावजूद वह ना तो कुछ कहने की स्थिति में था और ना ही माफी मांगने की हिम्मत कर पा रहा था। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह केवल शौर्य के अनलिमिटेड एंगर और प्रतिशोध का शिकार बने हुए मौन और लाचार खड़ा था। शौर्य राजेश गुप्ता की आंखों में झांकते हुए अपनी गहरी नफरत और क्रोध के साथ कहता है, मैंने तुम्हें जंगल में शेर से दुश्मनी न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन तुम्हारी जिद ने तुम्हें ही खा लिया। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी इज्जत और रुतबे को डेमोलिस्ट कर दूंगा, लेकिन तुम तब भी नहीं सुधरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की? अब तुम्हें ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि मौत भी तुम्हारे लिए हल्की लगेगी। तुम्हारी 100 पीढ़ियों की आत्माएं भी तुम्हारी इस हालत को देख कांप उठेंगी। शौर्य ने अपनी सीट पर शांत भाव से बैठते हुए अपनी उंगलियों से इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही सभी अधिकारी सक्रिय हो गए और राजेश गुप्ता को और भी बेरहमी से टॉर्चर करने लगे। शौर्य की आंखों में गहरी ठंडक थी, जैसे वो इस क्षण को एंजॉय कर रहा हो। हर मार और झटके के साथ राजेश की हालत और भी बुरी होती जा रही थी और शौर्य के चेहरे पर एक खौफनाक सुकून था। शौर्य ने राजेश गुप्ता के लिए पक्के इंतजाम किए थे, यहाँ तक कि एक डॉक्टर को भी हायर किया था ताकि वो इतनी आसानी से मौत के आगोश में ना जा सके। राजेश की चीखें सुनकर शौर्य के मन में वाणी का दर्द भरा चेहरा ताज़ा हो गया। उसके अंदर का गुस्सा और भी तेज हो गया। हर चीख, हर कर्रा शौर्य के दिल में जलती आग को और भी बढ़ा रही थी। मानव राजेश की पीड़ा के जरिए ही वो अपने प्यार के लिए न्याय प्राप्त कर सकेगा। वहीं दूसरी ओर अदिति जी की चिंता और तनाव की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन राजेश जी को बचाने में विफल रही। कोई भी वकील उनके केस को लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो केवल किसी आम आदमी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि शौर्य और बुराई के खिलाफ थे। राजेश गुप्ता के खिलाफ केस इतना मजबूत था कि उनकी बेगुनाही की कोई संभावना ही नहीं बची थी। अदिति जी के चेहरे पर नाउम्मीदी और चिंता का गहरा बादल छाया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या किया जाए। अदिति जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो अर्चना जी और नवीन जी के हाथ जोड़कर राजेश गुप्ता को बचाने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन उनके भी हाथ बंधे थे। वो चाहे एक पल के लिए भी अपनी बेटी के ऊपर किए जानलेवा हमले को माफ भी कर दें, लेकिन शौर्य अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। अब कोई कुछ कर सकता था तो वो सिर्फ वाणी, लेकिन जो कि होटल के कमरे में सो रही थी। शाम के वक्त वाणी की नींद खुलती है। वाणी अपना सिर पकड़ लेती है। अब भी कुछ उसे हैवी लग रहा था। हेल्पर जो शौर्य ने वाणी की देखभाल के लिए अपॉइंट की थी, तुरंत आगे बढ़ती है और नरम आवाज में आदर के साथ कहती है, मैम, अभी आपको आराम की जरूरत है, कृपया थोड़ा रेस्ट कीजिए। आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। उसकी बातें सुनकर वाणी को थोड़ी राहत मिलती है और वो आराम करने की कोशिश करती है, जबकि हेल्पर अपने स्नेह और चिंता के साथ शौर्य को सूचना देने के लिए चली जाती है। वाणी उस हेल्पर की बात सुन उससे अपनी आंखें खोल कन्फ्यूजन में देखते हुए पूछती है, तुम कौन हो? हेल्पर जो प्यार और चिंता के साथ बैठी है, नरम स्वर में जवाब देती है, मैम, मेरा नाम प्रिया है। मैं होटल की स्टाफ हूँ। सर को अचानक कहीं जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास रुकने को कहा और कहा कि जैसे ही आप होश में आए मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। वाणी को इस जवाब से कुछ सुकून मिलता है और प्रिया की बातों से उसे यह समझने में मदद मिलती है कि वो अकेली नहीं है। वाणी गहरी सांस लेते हुए प्रिया की ओर देखती है और कहती है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूँगी। तुम जाओ और जाते जाते टेबल से मेरा बैग मुझे दे जाना। प्रिया वाणी की बात को समझते हुए सिर झुका देती है और चुपचाप टेबल से बैग उठाकर उसे देती है। उसकी आवाज़ में स्नेह और सम्मान की झलक होती है। प्रिया चिंतित स्वर में कहती है, पर मैम, सर ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूं। वाणी उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराती है और कॉन्फिडेंस से कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ, शौर्य से मैं खुद बात कर लूंगी। वाणी की बात सुनकर प्रिया सिर झुकाकर गहरी नजर से वाणी को देखती है और धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। उसकी आंखों में एक चिंता की छाया और वाणी की ताकतवर आत्मनिर्भरता के प्रति सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रिया की यह चुप्पी और उसका जाना वाणी के आत्मसम्मान की गहराई को और भी अधिक उजागर कर देता है।
वाणी ने तेजी से अपना बैग खोला और फोन निकालते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून की झलक थी जो प्रिया की बातों से उभरी थी। उसे अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि शौर्य की चिंता और प्यार ने उसे हर पल अपने करीब महसूस किया। बेहोशी की हालत में भी शौर्य की फिक्र का यह एहसास वाणी को गहराई से छू गया था। इस सब से वो अंदर से काफी खुश हो रही थी, पर जैसे वो अपना फोन ऑन कर चेक करती है तो एक पल के लिए तो वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके माँ और पापा के काफ़ी सारे मिस कॉल्स थे और साथ ही काफ़ी सारे मैसेजेस थे। वानी ने महसूस किया कि उसकी माँ पापा उसकी चिंता में होंगे, इसलिए उसने पहले उन्हें कॉल करने का डिसीजन लिया। उसने धीरे से अपने फ़ोन को उठाया और अपनी माँ का नंबर डायल किया। उसकी आवाज़ में हल्की बेचैनी और प्यार की झलक थी जो दर्शाती थी कि वह अपने परिवार की चिंता को दूर करना चाहती थी। यह कॉल उसे मानसिक रूप से सुकून देने और अपने परिवार के साथ जुड़ने का एक तरीका था। अर्चना जी और अदिति जी इस समय एक साथ बैठी थी, अदिति जी को दिलासा देते हुए। अचानक अदिति जी की नज़र फ़ोन पर पड़ी और जैसे ही उसने नाम देखा वो झटपट फ़ोन की ओर बढ़ी। उसने फ़ोन को अपने हाथ में लिया और अपनी रुंधी हुई आवाज़ में कहा, हेलो वाणी, वाणी बेटा। उनकी आवाज़ में गहरी चिंता और राहत की भावना थी जो इस पल की गंभीरता को पूरी तरह से दर्शा रही थी। अदिति जी की आवाज़ सुनते ही वाणी का दिल धड़क उठा। अदिति जी की फटी हुई और घबराई हुई आवाज़ ने वाणी को परेशान कर दिया। उसकी चिंता की भावना और भी गहरी हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मासी माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? सब ठीक है ना? वाणी की आवाज में गहरी बेचैनी और दर्द झलक रहा था, जिसे उसकी चिंता और भी स्पष्ट हो गई। अदिति जी की आवाज में बेतहाशा दर्द और बेबसी थी और उनके शब्दों से एक गहरी निराशा का एहसास हो रहा था। वो रोते हुए कहती हैं, वाणी बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं कहीं की नहीं रही, तेरे मौसा जी वो। उनकी आवाज में सिसकियां और गहरी भावनात्मक टूटन थी जिससे वाणी की चिंता और भी बढ़ गई। इतना बोल आदित्य जी का गला रुंध गया। अर्चना जी उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती हैं। वाणी उनकी आधी अधूरी बात सुन काफी ज्यादा परेशान स्वर से पूछती हैं, क्या हुआ मौसा जी को? मासी माँ, आप रो क्यों रही हैं? बताइए मुझे। अर्चना जी ने फोन उठाया और अदिति जी से दूर होकर उन्होंने फोन को कान से लगाते हुए वाणी से कहा, हेलो लाडो, कैसी है तू? उनकी आवाज में एक मिश्रण था स्नेह, चिंता और नपे तुले शब्दों का एहसास, जिससे वाणी की बेचैनी और बढ़ गई। वाणी अपनी माँ की आवाज सुन बेचैनी से पूछती है, माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मासी माँ को क्या हुआ और क्या बोल रही थी? इतना रो क्यों रही थी? मौसा जी को क्या हुआ? माँ, मुझे सच सच बताओ, आखिर क्या हुआ है? अर्चना जी की नजरें आदित्य जी की ओर बढ़ी, जिनकी स्थिति देखकर उनकी आंखों में भी आंसू तैर गए। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, लाडू, यह सिचुएशन बहुत गंभीर है। तेरे साथ हुए हादसे को लेकर दामाद जी ने जीजा जी पर केस कर दिया है। उन्हें जेल भेज दिया गया है और अब उनके बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। हमने हर संभव प्रयास किया लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो रहा है और दीदी की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। अर्चना जी की बात पूरी होते ही वाणी की हालत बेहोशी जैसी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पल भर में सब कुछ इतना बिगड़ गया। आदित्य जी की चिंता में वो घबराई हुई थी। खुद को संभालते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप मासी माँ का ख्याल रखें, मैं अभी कुछ करती हूँ। वाणी ने फोन पर बातचीत खत्म करते ही घबराए हुए स्वर में शमशेर को कॉल किया। शमशेर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था जबकि शौर्य होटल की ओर बढ़ रहा था। वाणी की कॉल ने उसका ध्यान खींचा और सिचुएशन की गंभीरता का एहसास उसे हो गया। शमशेर ने वाणी का कॉल देखा और जैसे ही फोन उठाया वाणी की आवाज में गुस्सा और घबराहट साफ सुनाई दी। बिना किसी भूमिका के उसने तुरंत आदेश दिया, शमशेर, राजेश गुप्ता को अभी के अभी जेल से बाहर निकालो और इस केस को खत्म करो, तुरंत, समझे? उसकी आवाज में अर्जेंसी थी जो उसकी चिंता और स्थिति को दर्शा रही थी। शमशेर की वाणी की बात सुनकर आंखें फैल गई। उसकी आवाज में परेशानी थी, लेकिन मैम, सर। वाणी ने इतना सुनते ही उसे गुस्से में कहा, शमशेर, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर शौर्य ने कुछ कहा तो शौर्य से कह देना मैंने कहा है। मुझे 10 मिनट में यह पूरा का पूरा तमाशा खत्म चाहिए। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता और उत्तेजना थी जो उसके बिना किसी देरी के कार्रवाई की मांग को साफ रूप से झलका रही थी।
वानी ने फोन की ओर गुस्से से देखा और उसे जोर से रख दिया। उसके दिल और दिमाग में सवालों की एक घेराबंदी थी। कुछ देर बाद शौर्य होटल के कमरे में लौटा और जैसे ही उसे पता चला कि वानी ने राजेश गुप्ता की जमानत करवा दी है, उसकी आंखों में असंतोष और चिंता की चमक उभर आई। वानी खिड़की से बाहर देख रही थी और कमरे में बस छोटी सी रोशनी थी। शौर्य खामोश आगे बढ़ता है और वाणी के कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है, वाणी गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और उसे गुस्से में देखती है। आखिर वाणी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि शौर्य ने तो उसी के कारण गुप्ता को जेल में डलवाया था। क्या इस घटना के कारण दोनों सही ढंग से आपस में रह पाएंगे? जब गुप्ता को जेल से बाहर निकलवाने का ऑर्डर वाणी ने दिया, शौर्य ने वाणी को इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। इसका कारण क्या है? क्या सच में शौर्य वाणी को दिलो जान से चाहने लगा है? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।